इन खबर में आपका स्वागत है। और इस फेसबुक लाइव में हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया न्यूज़ की सीनियर कोर्ट रिपोर्टर, जो लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट वगैरह कवर करती रही हैं और इस समय इंडिया न्यूज़ की एडिटर न्यूज़ हैं, आंचल आनंद। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि आरूषी और हेमराज मर्डर केस में आरूषी के माँ और पापा राजेश तलवार और नुपुर तलवार, जिनको लोअर कोर्ट से सजा मिली थी, उनको हाई कोर्ट ने किन आधार पे रिहा किया है, उसके बारे में हम आंचल जी से बात करते हैं। आंचल जी, सबसे पहले ये बताइए कि लोअर कोर्ट ने जब इनको दोषी पाया था और इनको सजा सुनाई थी, तो उस कोर्ट ने क्या इन्वेस्टिगेशन में पाया था कि इनको दोषी करार दिया? देखिए रितेश, सबसे पहले तो इस पूरे केस के अंदर अगर देखा जाए कि नवंबर 2013 में जब इस मामले में लोअर कोर्ट का फैसला आया तो 26 मेजर ग्राउंड्स थे जो कोर्ट ने अपने फैसले में कहे थे, जिनके आधार पर उन्होंने नुपुर तलवार और राजेश तलवार को कन्विक्ट किया था, दोषी ठहराया था। 200 से भी ज़्यादा पन्नों का ये फैसला था। कोर्ट ने अपना माइंड अप्लाई किया और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि क्योंकि ये मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का है, तो सबसे बड़ी बात जो सीबीआई ने राइट फ्रॉम द वर्ड गो बोली कि 4 लोग एक घर के अंदर थे, 2 की मौत हो गई, 2 जिंदा थे। रात को 10 बजे से 6 बजे के बीच में क्या कुछ हुआ, ये एक तरह से इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। ये पूरा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर ही आधारित था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य वो होते हैं कि एक के बाद एक। उसमें खास बात ये होती है कि ऐसे केसेस में जब कन्विक्शन करनी होती है तो सारी चेन ऑफ इवेंट्स पूरी होनी चाहिए। निचली अदालत को लगा कि चेन ऑफ इवेंट्स कंप्लीट हो रही थी। उन्होंने तो ये तक कहा कि बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जब माता पिता, जिनको प्रोटेक्टर होना चाहिए बच्चे का, वही उसकी जान ले लेते हैं, और ऐसा हुआ भी है कुछ केसेस में। और उन्होंने कहा कि ये वो केस है जहां पर नुपुर तलवार और राजेश तलवार ही दोषी हैं, क्योंकि कोई भी दूसरी थ्योरी जो है इमर्ज होकर नहीं आ रही है, और इन दोनों को दोषी ठहराया। मामला उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील में पहुंचा। नुपुर और राजेश तलवार दोनों अपील में गए। अभी डिटेल फैसले की आने बाकी है, लेकिन कुछ चीजें जो कही जा सकती हैं, मानी जा सकती हैं इस फैसले की, वो ये। नंबर 1, ये सीबीआई के लिए बहुत बड़ा झटका है। वो इसलिए क्योंकि एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसने पूरे देश की अटेंशन को सीक किया और सबसे बड़ी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास जाती है। सीबीआई के इतने फ्लिप फ्लॉप्स रहते हैं लगातार इस केस के अंदर, ट्विस्ट एंड टर्न्स रहते हैं कि आखिरकार इस केस में बरी हो जाते हैं राजेश तलवार और नुपुर तलवार, जो अकॉर्डिंग टू सीबीआई इस मामले में एक्यूज थे। नंबर 1, तो ये सीबीआई के लिए बहुत बड़ा झटका है। इनफैक्ट इट्स लैंडेड विद एग ऑन इट्स फेस। नंबर 2, अगर इस केस के अंदर देखा जाए, ये ऑब्जर्वेशंस कोर्ट की देखनी होगी, क्योंकि इस मामले में उन्होंने कहा कि संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अभी तक जो एक लाइन उभर कर आई है इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की, तो मतलब ये माना जाए कि एक तरह से सीबीआई अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर पाई है। अब उसका बेनिफिट ऑफ डाउट तलवार दंपत्ति को मिला है। क्या हाई कोर्ट ने कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस की हैं सीबीआई के खिलाफ और तलवार दंपत्ति के खिलाफ? ये जब डिटेल आएगी जजमेंट की, हमें पता चलेगा कि आखिरकार किस आधार पर उन्हें जो है वो बरी किया गया। लेकिन ये जरूर तय है कि चेन ऑफ इवेंट्स इस मामले में सीबीआई नहीं कंप्लीट कर पाई, जिसके आधार पर इन दोनों को बरी किया गया। मैम, जब लोअर कोर्ट ने आरूषी हेमराज मर्डर केस में फैसला सुनाया था, तो ये तय हुआ कि आरूषी को किसने मारा, और वो मारने वाले कोर्ट की निगाह में उसके माँ और पापा थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब अब इन दोनों को बरी कर दिया है, तो फिर से ये सवाल खड़ा हो गया है कि हु किल्ड आरूषी को मारा किसने? जी। तो क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में इस बारे में भी कुछ हो सकता है कि इस केस की फिर से कोई जांच हो, या ये मामला अब डब्बा बंद है? ये बहुत बड़ा खतरा भी है और बहुत बड़ा मेरा भी संदेह है कि क्या ये केस अब डेड एंड पे रीच कर गया है, और इसका इस हिसाब से परिप्रेक्ष्य देखना होगा कि आखिरकार लोअर कोर्ट में भी सीबीआई ने सबसे पहले फाइनल रिपोर्ट अपनी दाखिल की थी। फाइनल रिपोर्ट आम आदमी की भाषा में समझे तो क्लोजर रिपोर्ट, यानी कि वो ये कह रही थी कि हमें लगता है कि शक की सुई तलवार दंपत्ति पर जाती है, लेकिन हमारे पास प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस नहीं है इतना कि वो कोर्ट की स्क्रूटनी के पूरे जो मानदंड हैं उनके ऊपर खरा उतर सके और इन दोनों को प्रोसिक्यूट कर सके, जिसको ही निचली अदालत विशेष जज ने एक चार्जशीट में तब्दील कर दिया। पूरा ट्रायल चला और लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट भी किया। अब कुल मिला के बात ये आ जाती है कि उस वक्त तलवार दंपत्ति ने बाकायदा क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट पिटिशन दाखिल किया था। वो चाहते थे कि सीबीआई इस मामले की दोबारा से जांच करे, अच्छे से जांच करे और मामला खत्म ना हो।
अब क्या होगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन दोनों को बरी कर दिया है। अब क्या इस फैसले के खिलाफ, क्योंकि सीबीआई के अगेंस्ट ऑब्जर्वेशन होगी, ये मेरा हंच है, क्या सीबीआई सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी? क्योंकि जो एग्रीव पार्टी होती है उसके हक में होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। नंबर एक, तलवार दंपत्ति का फर्स्ट रिएक्शन आज जब आया तो उनका ये कहना था कि हमारे साथ इंसाफ हुआ है। 9 साल की उनकी बहुत लंबी ऑर्डील इस मामले में रही है और 2013 से 17 तक देखा जाए तो 4 साल दोनों के दोनों जेल में भी रहे हैं। तो ऐसे में क्या वो अब कहीं ना कहीं इस मामले में रीट्रायल की मांग करेंगे? क्योंकि अभी तक ट्रायल उनके खिलाफ चला है। री इन्वेस्टिगेशन की मांग करेंगे? ये उनके अधिकार क्षेत्र में है कि क्या एक बार फिर से वो अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहेंगे? क्योंकि इंसाफ आज तलवार दंपत्ति का कहना है उनके साथ हुआ है, लेकिन आरुषि के साथ क्या इंसाफ हुआ है? आज तक कोई ये जान पाया है कि आरुषि का हत्यारा कौन था? आरुषि को कब इंसाफ मिलेगा? ये सवाल अभी भी बरकरार है। अब उस इंसाफ की लड़ाई सीबीआई लड़ेगी या तलवार दंपत्ति लड़ेगी, ये देखना है। आप कोर्ट को लंबे समय से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को देखती रही हैं, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले की जांच में यूपी पुलिस ने जो शुरुआत में जांच की वहाँ कुछ भूल हो गई, या सीबीआई ने जांच में इसको इतना गड़बड़ कर दिया कि कोर्ट को पता ही नहीं चल पाया? जो लोअर कोर्ट में आपने कहा कि उन्होंने जो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया था उसमें ये सिर्फ कहा कि उनको शक है कि तलवार दंपत्ति ने इनको मारा है, लेकिन वो कंक्लूसिव एविडेंस उनके पास नहीं है जो कोर्ट को एस्टेब्लिश। तो फिर कोर्ट ने उस इंडिकेशन को अपने जजमेंट का आधार कैसे बना लिया लोअर कोर्ट ने? इसमें 2 चीजें समझने की है। एक तो ये टेक्स्ट बुक केस है कि किस तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। ये शर्मनाक है अपने आप में कि बाकायदा एक छोटी सी 14 साल की बच्ची का मर्डर हो जाता है। उस घर में जहां ये मर्डर होता है उसे टूरिस्ट स्पॉट की तरह ट्रीट किया जाता है, बाकायदा मीडिया ट्रायल भी चल जाता है, और सारे के सारे जो तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं वो पूरे के पूरे केस को कैसे ट्रैम्पल किया जाए, एविडेंस को कैसे बर्बाद किया जाए, ये सबकी तरफ से कोशिश हुई। तो सीबीआई का एक बहुत बड़ा इस केस के अंदर रोल रहा है केस को खराब करने में भी, कि सीबीआई की टीम 1 बनी, टीम 2 बनी। तो एक तरह से जो शक की सुई है ना, सस्पिशन, वो हमेशा से ही रहेगा कि आखिरकार इस केस को इटसेल्फ किसने किल किया। नंबर 1। नंबर 2, लॉजिकली और साइंटिफिकली, क्योंकि इस केस के अंदर एक घर के अंदर मर्डर हुआ, सिर्फ 4 प्राणी उस घर में थे, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, नो आई विटनेसेस। तो ऐसे केस के अंदर सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है। ऐसे में लॉजिकली जब सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी तो हमें सिखाया जाता है कि रूल ऑफ एलिमिनेशन फॉलो करते हैं, जैसे पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2, पॉसिबिलिटी 3। जब तीनों चीजें आप रूल आउट कर देते हैं तो चौथी पॉसिबिलिटी ही लगता है कि यही पॉसिबल सिनेरियो है, और सीबीआई का यही कहना था कि पॉसिबल सिनेरियो यही है कि कोई फोर्सेबल एंट्री नहीं हुई, आसपास कोई सस्पिशियस एलिमेंट नहीं दिखा, कहीं पर भी ये नहीं नजर आया कि किसी ने भी चोरी डकैती के लिए यहाँ पर मर्डर किया। तो फिर हमले का मोटिव क्या था? साथ में क्राइम सीन को ड्रेसअप किया गया, आरुषि के फोन के साथ छेड़छाड़ की गई। नुपुर तलवार और राजेश तलवार का बिहेवियर जो है वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को बड़ा एबनॉर्मल लगा कि आखिरकार उन्होंने क्यों हेमराज के पीछे, जब पहले पुलिस आई तो उनको डाइवर्ट करने की कोशिश की, बनस्पत इसके कि वो अपनी बच्ची, क्योंकि सिर्फ 1.5 मिनट का वक्त था जब नौकरानी को उन्होंने घर के नीचे से चाबी फेंकी, वो घर के ऊपर आई, और उस वक्त दोनों मियाँ बीवी उस वक्त ड्राइंग रूम में थे, ये कह रहे थे कि आप देखो हेमराज क्या करके गया है, जबकि एक नॉर्मल रिएक्शन होगा कि आपके कपड़े खून से लथपथ होंगे आपकी 14 साल की बच्ची के साथ इस तरह का जब घिनौना क्राइम हो जाए। और उस वक्त जब भारती मंडल जो नौकरानी थी उसने सबसे पहले देखा तो जो शीट थी वो पूरी तरह से कवर अप थी, आरुषि को कवर किया गया था। यही नहीं, उसके बेड पर सिलवटें तक नहीं थी, आसपास जो टॉयज थे वो बिखरे नहीं थे, जबकि इतना वायलेंट क्राइम उस कमरे में हुआ था। लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस थे जो सवालों के घेरे में आए कि आखिरकार उस कमरे के अंदर क्यों हेमराज का डीएनए नहीं पाया गया, क्यों उसके ब्लड नहीं पाया गया उतनी तादाद में, या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो कई ऐसी चीजें भी थी जो सीबीआई खुद मानती थी कि उसके जो लूज एंड्स हैं वो टाइड अप नहीं है। तो ये सब सवाल रहे जो फॉरेंसिक और मेडिकल एविडेंस पूरे नहीं कर पाए, और यही वजह है कि शायद ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो तलवार दंपत्ति के हक में गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में। मैम, अब आपको क्या लगता है इसके आगे क्या होगा? सबसे पहले तो
सीबीआई इस मामले की अपील करेगी या नहीं, क्योंकि सीबीआई के लिए भी अमूमन सीबीआई एक इंडिविजुअल मर्डर केसेस जो है वो नहीं हैंडल करती थी, लेकिन उसको ये केस हैंडल करने के लिए दिया गया और कहीं ना कहीं सीबीआई पूरी तरह से इस केस में जिस तरह से बॉच्ड अप इन्वेस्टिगेशन रहा वो इसको हैंडल करने में नाकामयाब रही है। तो जाहिर तौर पर ये सबसे बड़ा झटका क्योंकि सीबीआई को है और अगर वो प्रेस्टीज इशू बनाती है उसको, वो क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, इस पर नजर रहेगी कि बहुत सारी सीबीआई के भी कारण होते हैं कि वो अपील करे या ना करे, ये पूरी तरह से उसके अधिकार क्षेत्र में है। दूसरे, तलवार दंपत्ति खुद भले ही बरी हुए हों, लेकिन ये सवाल बरकरार है कि आरुषि को किसने मारा, ये कोई भी कंक्लूसिव ना तो एविडेंस अभी तक सामने आया है, ना ही अब ये पता चल पाया है। तो ये सवाल के साथ आज भले ही तलवार दंपत्ति राहत की सांस लेकर जेल में सोई, या क्योंकि कल तक उनको रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन ये एक माँ बाप के लिए भी, माता पिता के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है जो उनके जहन में रहेगा। क्या वो इस अपनी बेटी के इंसाफ की लड़ाई और आगे बढ़ा पाएंगे? वो भी अपील कर सकते हैं इस मामले में, और साथ ही साथ वो इस मामले में रीट्रायल और री इन्वेस्टिगेशन की अपील कर सकते हैं। लेकिन वो करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे लगता है 9 साल की लंबी ऑर्डर है, वो भी अपने वकीलों को कंसल्ट करेंगे और उसके बाद इस बात का फैसला करेंगे। लेकिन ये उन दोनों के ऊपर है कि वो अपील करते हैं और फ्रेश ट्रायल और फ्रेश इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हैं या नहीं करते। थैंक यू मैम।